नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज है। न्यूज ही न्यूज हर रोज आप तक पहुंचती होंगी। मैं भी पहुंचाता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो भी घटना घट रही होती है, हर घटना आप तक पहुंचे, ये मेरा मकसद रहता है। अभी मौजूदा वक्त में देश में एसआईआर को लेकर खूब बवाल हुआ, खूब सवाल जवाब हुए। और बिहार में देखा हमने, खूब सियासत खूब हुई। वोट भी बटोरे होंगे, वोट जो भी हुआ होगा। लेकिन अपनी देवभूमि उत्तराखंड में एसआईआर के मायने क्या हैं? क्योंकि यहाँ एसआईआर लागू करने शुरू करने की तैयारी है। प्री एसआईआर चल रहा है, लेकिन उसी में ही आप कहते हैं ना, ट्रेलर में ही कई सवाल जवाब की शुरुआत हो चुकी है। इसके मायने अपने उत्तराखंड के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है, कैसे सवाल हो रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करूंगा इस चर्चा के जरिए, ताकि आप भी समझ पाए। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बल इसको लेकर आज तक देश का एक बहुत बड़ा तबका ये समझ नहीं पाया कि इसका मतलब और इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। मथुराधर जोशी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। स्वागत है सर आपका। कुलदीप राणा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार हैं। स्वागत है भाई साहब आपका भी। मनोज रावत जी पूर्व पत्रकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दौर में मेरी एक आध बार मुलाकात इनसे हुई। जब से नेता बने तब से एक मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के कुछ सवालात हैं, वो सवाल पहले मैं आपके सबके सामने रख देता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे आगे क्या होना है। जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि गलत करने का, वो हम नहीं होने देंगे। जैसे कि मुझे पता चला है, अभी मुझे एक फोन आया था कि 2002 में जिन लोगों के मतदाता के रूप में जो लोग रजिस्टर्ड थे, तो वोटर वो लिस्टें जो है, वो लिस्ट की लिस्ट गायब है। उन लिस्टों को जो चुनाव आयोग ने उनको दिया है, मतलब मटेरियल दिया है बीएलओ को कि इसके आधार पर तुमने करना है, उसमें वो शामिल ही नहीं है। तो निश्चित रूप में मंशा लगती है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग चाहता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों का मत न शामिल हो पाए। लेकिन लोगों का अपना अधिकार भी है। इस देश में ये भी कानून है कि देश का नागरिक, वो कहीं भी का, किसी राज्य का हो, अगर वो नियत तय समय से अधिक समय, उस समय से ज्यादा से वो अगर उस राज्य में रह रहा है, तो उस क्षेत्र के विधानसभा या लोकसभा या लोकल बॉडी इलेक्शन में वो अपना नाम शामिल करा सकता है। ये भी नियम है। तो एसआईआर होने देते हैं, एसआईआर होगा, और एसआईआर के बाद हम इस बात पर नजर रखेंगे कि किन लोगों को टारगेट करके वोट काटेंगे, किन लोगों के वोट जोड़े गए। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप में उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर सवाल ये है, एसआईआर का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर हो इस मकसद से हो कि वोटर लिस्ट प्योर हो, वास्तविक रूप में हो। वोटर लिस्ट इस प्रकार की न हो कि जो किसी राजनीतिक पार्टी को फेवर या डिसफेवर करे। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर ऐसी ऐसी मंशा जाहिर होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। बाकी तटस्थ रूप से चुनाव आयोग एसआईआर लागू करे, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण हो, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। चाहे कटने वाली हो चाहे जुड़ने वाली हो, आपको लगता है इस तरह का खेल भी हो सकता है? देखिए, इस तरह का खेल तो पूरे देश में चल रहा है और हमारे नेता और संसद में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी उसके प्रमाण भी दे चुके हैं। और अभी आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी आपने चुनावों में देखा होगा, बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी बताया कि साहब उनके दिल्ली में भी वोट दिया हमने और बिहार में भी वोट दिया है। उनमें से कुछ ऐसे बेशरम नेता उत्तराखंड के भी थे जिन्होंने बाकायदा अपना फोटो डाले हैं। तो देखिए, जब चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सीना तान करके ये कहे कि साहब हमने ये चोरी करी है, तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में किस तरह से आप लोग देखिए, एसआईआर पे अभी पहले हम अपना BLA 2 यानी बूथ लेवल एजेंट 2 बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसके लिए कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष गणेश घोटिया जी ने 70 विधानसभा में BLA 1 यानी बूथ लेवल एजेंट 1 की नियुक्ति कर दी है। और वही बूथ लेवल एजेंट जो 1 होता है, वो अपनी विधानसभा के सारे पोलिंग बूथों के लिए बूथ लेवल एजेंट 2 की नियुक्ति करता है। उन्हीं के हस्ताक्षर से फिर वो फॉर्मों को जो उस विधानसभा का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है उसको जाते हैं और उसके बाद वो मान्य हो जाता है और अपने पोलिंग बूथ पर वो BLO के साथ काम कर सकता है, आपत्तियां दे सकता है कि बूथ लेवल एजेंट को काफी शक्तियां प्राप्त हैं। वो एक परफॉर्मा पर उन व्यक्तियों के नाम दे सकता है कि जिन लोगों के नाम उस पोलिंग बूथ से कटने चाहिए थे, या
जिन व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम का स्थानांतरण एक पोलिंग बूथ से दूसरी जगह होना चाहिए था, उसको भी दे सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा काम उसका यह है कि जब मतदाता सूची तैयार हो जाएगी तो उस मतदाता सूची में कुल कितने पेजेस हैं और कितनी एंट्रीज हैं, इसको भी वो सर्टिफाई करता है। तो कांग्रेस के कई सवाल हैं, जवाब तो खोजने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की तरफ से मथुरा जोशी जी हैं, तो सवाल जवाब उन्हीं से शुरू करते हैं। जोशी जी, थोड़ा बताइएगा, देवभूमि अपना उत्तराखंड को लेकर एसआईआर और इसमें जो प्री वाला जो अभी चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, ये हो रहा है, इसमें चाहे वो अपने रावत जी हों, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हों, मतलब शक शुबा पहले ही शुरू हो गया, सवाल पहले ही शुरू हो गए। ऐसे हमने बिहार में भी देखा था। हालांकि इससे क्या निकल कर आया, क्या मिला, वो मुझे नहीं मालूम, आप लोग कुलदीप भाई बेहतर बताएंगे। तो बताइएगा क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ससुराल में वोट हो गया, मायके में नाम हो गया, कुछ ऐसा तरह का पेज भी फंस रहा है। है कि एसआईआर कोई आज पहली बार नहीं हो रहा इस देश में। जी। एसआईआर 52 से लेकर 2004 तक लगातार होता रहा है। आदरणीय मनोज जी बैठे हैं, मेरे से बेहतर ये समझेंगे। बहुत पहले समय से हो रहा है कोई, और जिस तरीके की बात की जा रही है उस बात में कोई दम नहीं है, सारी बेबुनियाद बातें हैं। किसी को न हटाया जा रहा है, न किसी को गलत को जोड़ा जा रहा है। केवल 3-4 मुद्दों में एसआईआर हो रहा है। उनमें पहली बात तो यह है कि जो लोग मर गए हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो चलते चले जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम रहता है, उनको हटाने की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्थान छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पर उसको हटाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि जिसने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है उसको जोड़ा जाए। इन 3 बातों को लेकर एसआईआर हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी बेबुनियाद बात करी, सारे लोग विद्वान लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक बात स्पष्ट, खाली किसी को शक शुबा करके उसको हटा दिया, इसको बना दिया। कल आपने पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री का जवाब भी सुना होगा, नेता प्रतिपक्ष बोले थे, उसके बाद जवाब सुना होगा। नेता प्रतिपक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठे थे, जैसे हरियाणा का मुद्दा था, तो वहां साफ कहा गया कि जिस जो नंबर 501 दिया गया है उसमें जिसमें हजारों वोट दिखाए गए, वो एक ही प्लॉट है, कई एकड़ में बना हुआ मकान है, उसमें कोई एक ही मकान नहीं, कई मकान बने हुए एक ही जगह में। इसलिए उस बात को वो भी दिखाया, वो भी साफ है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में वो भी आ गया। पार्लियामेंट में कोई बात आई तो उसकी भी जांच हो सकती है। तो कहीं सरकार की नीयत कहीं ऐसी नहीं है, सरकार की बिल्कुल साफ नीयत है। जो सही वोटर होगा उसको निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से जो गलत होगा उसको काटने का काम किया जाएगा। जो लोग पहले बाहर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उसको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह की बातें सम्मानित कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, उसमें न किसी जाति विशेष की बात है, न किसी बिरादरी की बात है, न किसी धर्म के आधार पर किसी को काटने की बात है। ये तो संविधान भी कहता है, 328 में साफ लिखा है कि इसमें कहीं किसी धर्म विशेष को काटने का कहीं कोई बात ही नहीं है। तो स्पष्ट बात है इसमें मैं समझता हूँ कि जो अभी मनोज जी ने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें कही कि भाई नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ही है, वो भी मैं मेरे ख्याल से कंबोज जी बाइट ले रहे थे, अजीत भाई, तो इन्होंने कहा कि हम बीएलए नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, बीएलए होना बहुत जरूरी बात है, मैं तो इसका पीएलए पक्षधर पर भी रहा तो हूँ। सवाल आप ही ने किया था ना उनसे, वो आपने कह दिया कि कांग्रेस पास लोग ही नहीं है, तो ये इनके नहीं, पीएलए वास्तव में नहीं है। मैंने तो बहुत कोशिश की बीएलए बनाने की वहां भी, तब भी मैं उसमें सफल नहीं हुआ। जिलाधीशों कह के थक गया, भाई बीएलए बनाइए, जरूरत पड़ेगी। और मैं उससे बड़ी बात देखो, मैं तो चुनाव आयोग की बैठक में कहा और भाजपा के मित्रों को उस समय मैंने तैयार किया कि लिख के दिया हमने, जिस पार्टी का बीएलए नहीं होगा आप उस ये सर्वसम्मति से हम प्रस्ताव दे रहे हैं, उनके एजेंट को बैठने की अनुमति मत दीजिए। जब मैं चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाता था, ये भी लिख के दिया हमने। और बीएलए होना क्या गलत बात नहीं, बीएलए होगा तो वो निगरानी भी करेगा, वो देखेगा, उसकी ड्यूटी भी रहेगी बीएलए की, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो समझेगा बात कोई भी कौन गलत हो रहा नहीं हो रहा। अगर बूथ में हमारा आदमी नहीं होगा तो कहाँ से वो जोड़ पाएगा, कहाँ से काट पाएगा आदमी को।
ठीक है, मनोज रावत जी इसलिए ने जो इसी को बातें कही वो बातों जी, वो बातों पर आप जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस की कह रहे हैं कि आप बेफिजूल के सवालात हैं। लेकिन हमने देखा पूरे देश भर में और संसद में कांग्रेस के कई सवाल इस बाबत थे। रावत जी, आपके दो चश्मा पहना, दो आंखें आपकी हैं। आपने पत्रकारिता भी की, उस नजर से भी जानना चाहूंगा और सियासी नजर से भी, क्योंकि अभी बात ये हुई कि जोशी जी ने कहा ऐसा यार पहले नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हो रहा, पहले से भी हो रहा होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव होते होंगे, हेलो। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है आवाज जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय है कि नए वोटरों को जोड़ेगा, जो लोग नहीं रहे उनके नाम काटेगा, जो लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो गए हम्म, उनके नामों को भी इधर से उधर व्यवस्थित अपडेट किया जाएगा। ये तो पहले से व्यवस्था है। लेकिन इस बार हम्म। एसआईआर करके इतना बड़ा हंगामा, इतनी बड़े सवाल, इतनी बड़ी चीजें कैसे आ गई हमारे सामने? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है। एसआईआर पहले से भी होता था, लेकिन जो एसआईआर का ड्रामा बिहार में हुआ है एन चुनाव से पहले, जी, देखिए, ये तो अफरा तफरी का माहौल पैदा करके हर चुनाव में कुछ न कुछ अफरा तफरी का माहौल करते हैं। एसआईआर करना था बिहार में, आप 1 साल पहले करते ना, जैसे उत्तराखंड में चुनाव लगभग 1 साल बाद होने हैं, तो 1 साल पहले एसआईआर करते। तो संविधान में और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सब कुछ लिखा है। वोटर के राइट्स हैं, वोटर को आप हटा नहीं सकते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये भी है कि 2 जगह आप मत नहीं दे सकते हैं। अब आप देखिए कितने बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेताओं ने दोनों जगह मत डालने की फोटो डाली है। उत्तराखंड के जी, भी कुछ बाहुबली हैं इसमें। तो ये तो फोटो तो बहुत कम डालते हैं। कौन नहीं जानता है कि आधा देहरादून बिहार चुनाव में खाली कर दिया गया था, लोगों को टिकट बुक करके दिए गए। तो जी। अब भारतीय जनता पार्टी ये न कहे, देखिए, चोर तो हमेशा कहेगा ही मैंने चोरी नहीं करी, लेकिन आम जनता भी अब समझ गई है कि शायद कुछ टेक्निकल इशू है रावत जी के वहाँ। चलिए रावत जी जब तक जुड़ते हैं कुलदीप हेलो, भाई। आवाज आ रही है साहब? हाँ, आवाज आ रही है, कुछ इशू लग हेलो। रहा है। रावत जी बोलिएगा। हाँ, मैंने, ये आम जनता और देश का आवाम भी अब जान गया है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, जोशी जी बैठे हैं पैनल में और हमसे वरिष्ठ भी हैं, और आप लोग भी पत्रकारिता, आपको बहुत समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। एक छोटे से असंतोष से सरकारें गिर जाती थी। जी। ये कौन सा अमृत पान करके आए हैं? आपको असंतोष दिख रहा है ना? अभी केदारनाथ उपचुनाव हुआ हो, क्योंकि मैंने लड़ा है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कि क्या क्या हुआ है। एक पेज ही बाहर का पेज चुनाव आयोग का मैं दिखाऊंगा तो 5,000 मतदाता लोकसभा से ज्यादा बढ़े। लोकसभा 5 महीने पहले होता, 5 महीने में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 5,000 मतदाता कहां से बढ़ गया? उस पर नहीं आते क्योंकि वो इस समय चर्चा का विषय नहीं है। दूसरा, जोशी साहब कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस में भी कार्य किया। धन्य प्रभु, आप भारतीय जनता पार्टी में भी उसी स्थिति में कार्य करने जिस स्थिति में आपने कांग्रेस में कार्य किया है, उन्हीं बैठकों में जाने जाएं और उन्हीं पदों पर विभूषित होएं और वही सम्मान आपको मिले। आप सत्ता दल भाजपा में भी उन सम्मान को पाएं, लेकिन आपने तो आप सब कुछ थे, पार्टी के उपाध्यक्ष थे। मैं जानता हूं 3 साल आपके कार्यकाल में कैसे हमारे गुजरे, है ना? जी। में बैठे बैठे मेरा फोटो गायब हो गया था, वो भी प्रश्न नहीं है आज का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जोशी जी, हमारे यहाँ चलिए कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो चुनाव आयोग के आंकड़ों को तो ढंग से देख लीजिए, आपके कितने बूथों पे BLA 2 बने। महाराज, आपके हमसे दोगुने, मतलब 1,000 कुछ हमारे बने हैं तो 2,000 आपके बने हैं। आपके तो हर पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुख है, हम्म, और हमारे किन कारणों से नहीं बने हैं वो आंतरिक कारण है। अब ये कार्य शुरू हो गया है, जो आप बात कर रहे हैं कि BLA 2 बनाने की, मैं निश्चित कह रहा हूं कि कांग्रेस का हर पोलिंग बूथ पर BLA 2 मिलेगा। 1 महीने के समय में हम हर पोलिंग बूथ पर BLA 2 बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। और
इतना जो कार्यकर्ताओं की चुनौती आप दे रहे हैं, आपके यहाँ चुनाव कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं, आपके यहाँ चुनाव एजेंसियां लड़ती हैं। आपके कार्यकर्ता कहीं चुनाव प्रचार में हमने तो नहीं देखे। मैं थराली चुनाव से चुनाव लड़वा रहा हूं, बहुत नजदीकी से मैंने आपके यहाँ आयातित एजेंसियां जिनको आप पैसा देते हैं वो चुनाव लड़ा रहे हैं। आपका कार्यकर्ता अब किसी काम का नहीं है। कार्यकर्ता तो खाली भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठाएगा, उसके अलावा सारे काम आपके यहाँ बाह्य एजेंसियां या जो एजेंसियां हायर करते हैं, हायर एजेंसियां हैं। जी जोशी जी, कोई कमेंट करना चाहेंगे आप इस प्रतिक्रिया पर? नहीं, देखिए, बात किसका क्या हुआ ये अलग बात है। अगर केदारनाथ चुनाव में गलत हुआ था, 5,000 मतदाता, अभी आदरणीय मनोज जी ने कहा कि एक्स्ट्रा बढ़ गए जी, क्या कोई रिट पिटिशन हुआ है? और बिहार चुनाव में भी जिस बात को कांग्रेस पार्टी कहती है 45 दिन का समय होता है जो बीपीपीएट की जो पर्चियां संभालने का, आज 45 दिन से भी शायद ज्यादा बिहार चुनाव में बीत गए, एक भी रिट पिटिशन नहीं आया है। देखिए, बात करें तो हम कानूनी दांव पेच के राजनीतिक आरोप लगाने के लिए मैं कुछ भी लगा सकता हूं, वो अलग चीज है। फैक्ट पर बात हो ना, तब उसमें आनंद भी आता है बात करने में। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो बातें कही हैं, आप अदालत के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? आपको किसने रोक दिया भाई अदालत में जाने के लिए? किसी ने मना तो नहीं किया। ये अलग बात है कि मेरी तो शुभकामनाएं, आप बीएलए भी बनाइए, आप मंडल भी बनाइए, आप ब्लॉक भी बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें जी। लेकिन जिस तरीके से एक सवाल ये था कि उत्तराखंड में चलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है 1 साल पहले आप कर रहे हैं, बिहार में जैसे हुआ तो बिहार में चुनाव से ठीक पहले हुआ। कांग्रेस कहती है और उस तो वो फोटो का जिक्र भी किया जो हम सब ने देखी है सर। अरे सर, आप कोर्ट चले जाते ना, आपको किसने रोका था? आप एसआईआर रुकवा देते, कोर्ट चले जाते, इसलिए ले आते आप। जोशी जी, आपके संज्ञान के लिए जोशी जी, अरे जोशी फिर कोर्ट भी खरीद दिया कह दोगे आप। जी बिल्कुल जोशी जी, बिल्कुल कहेंगे। देखिए जोशी जी, जब जोशी जी आप अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, जोशी साहब, कॉलेजियम के जज बदल दिए जा रहे हैं, कॉलेजियम के जज बदल दिए जा रहे हैं इस देश पर न्याय प्रणाली में, जो जज की नटी में। अरे महाराज जोशी जी, ये तो एक मनोज जी, जरा मैं कह लूंगा, आपने आरोप लगाया कि कॉलेजियम के जज बदले जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें थी, क्या उस समय जज नहीं बदले गए थे? कॉलेजियम देखिए सर, देखिए सीनियरिटी को बहुत रियर केसेस में सीनियरिटी को मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाजपा जज बदल दे रही है, जब कांग्रेस की सरकारें थी क्या हुआ था? एचआर खन्ना के साथ क्या हुआ, दूसरे के साथ क्या हुआ, तीसरे के साथ क्या हुआ? कई उदाहरण है मेरे पास में, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं बिलो द बेल्ट कभी नहीं बोलता हूँ ना। मैं चाहता हूँ बिलो द बेल्ट ये अबव द बेल्ट है। देखिए आप, ऐसा है जोशी साहब, आप निसंकोच चर्चा करिए, निसंकोच चर्चा करिए। और जो आप कह रहे हैं, एसआईआर पे कई याचिकाएं लंबित है। नहीं, ये एसआईआर पे कई क्या नहीं, वो ठीक है, याचिकाएं लंबित होंगी जो मेरी जानकारी। तो आप कह रहे थे, प्रश्न ये है, देखिए अब आप प्रश्न पे आइए कि एसआईआर पे कई याचिकाएं लंबित है कि नहीं है? मेरी जानकारी के अनुसार, जो अगर होगी तो मैं उसको स्वीकार भी करूं, मेरी जानकारी के अनुसार बिहार चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, एक भी रिट पिटीशन किसी भी चुनाव के संबंध में ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट पिटीशन नहीं आया, जो मेरी जानकारी है। अगर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कुछ लोगों ने किए हों रिट पिटीशन, कोई दिक्कत नहीं। जोशी जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन, देखिए रिट पिटीशन नहीं आती है, चुनाव याचिकाएं आती हैं। देखिए दो चीज है जोशी साहब, आप एक चीज पर आप जोशी साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित तो हरियाणा वाली चुनाव याचिका है ना विजेंद्र सिंह की, विजेंद्र सिंह की याचिका को मानेंगे आप? हरियाणा में विजेंद्र सिंह की याचिका चुनाव से संबंधित है इसी मामले में। हाँ है, लेकिन एक ही तो। और चौधरी साहब जिनके साथ आपने कई समय काम किया यहाँ देहरादून में, उनके सुपुत्र हैं विजेंद्र सिंह जी। हाँ, उनकी चुनाव याचिका लंबित है।
मैं तो हरियाणा ऐसे उसी कई क्षेत्र में दर्जन था। ऐसे दर्जनों चुनाव याचिकाएं अभी लंबित हैं जिन पर निर्णय नहीं हुआ है। आप ठीक है। चुनाव याचिकाओं की बात जो करेंगे, बिहार का डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित जिसके साथ गलत हुआ होगा, जो आपने केदारनाथ की कही, देखिए केदारनाथ का चुनाव तो ऐतिहासिक चुनाव था, उसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सब जानते हैं, पत्रकार लोग भी जानते हैं, किस किस की अब ड्यूटी देखिए, किस किस काम के लिए लगाई गई थी। देखिए वो क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन आज बढ़िया हो कि हम एसआईआर और बीएलए पे चर्चा करें, क्योंकि आपने व्यक्तिगत रूप से पार्टी पर आरोप लगाया था कि हमारे पास मैं अपने आरोप में मनोज जी आज भी कायम हूँ। और फिर अरे जोड़ भाई के आप मैं तो कह रहा हूँ, आप सर्वे सर्वा थे, पार्टी के फिर सर्वे जोड़ सर्वा थे। मैं फिर जोड़ आज के भी कह रहा आप हूँ। मैं भी आज भी मैं ये हाँ हाँ, स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि पार्टी मैं के उपाध्यक्ष के रूप में आप अध्यक्ष से ज्यादा सर्वशक्तिमान थे, सारे मैं काम आप करते थे, बिल्कुल सर्वे है सर्वा ना? था, बिल्कुल तो मैं इसका कह मतलब रहा हूँ। लेकिन आपकी नाकामयाबी थी। एक चिट्ठी लिख करके और या तो आप किसी के हाथों खेल रहे थे, आपने अब एक चिट्ठी वो भेज तो दी, आप जानो अध्यक्षों ना। को कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। आपकी आपकी पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता, वो आप जानो। कि दिन भर टिकटों में दस्तखत मैं कर रहा था, शाम को मेरा ही टिकट गायब हो जा रहा था, ये आप जानो। आपकी पार्टी का चरित्र चलिए ये ठीक दिख है। गया। ये कांग्रेस और जिस व्यक्ति को वो आप जोशी सर्वे जी, सर्वा मान रहे थे, भाई, आपके ये बड़े 5 नेता अब देखिए मनोज जी, दूसरे की भावनाओं को मत छेड़िए, फिर कुछ बोल जाऊंगा। नहीं खाली भावनाएं नहीं, ये तो मेरे ये छोटे भाई, राजनीतिक चर्चा है, इस पे आप खुल के चर्चा करिए। नहीं सुन हैं लीजिए, मेरे छोटे भाई हैं। खाली मैं कुछ बोल जी, जाऊंगा, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। नहीं ठीक है। नहीं अच्छा बोलते नहीं लगता। रहिएगा आप, हम चाहते मैं हैं ऐसा आपसे सुनने, मैं आपके मैं श्रीमुख से। मैं हम मैं ऐसा आपके सर्वे श्रीमुख से वो सर्वा था पुराण सुनना कांग्रेस चाहते में। हैं कि कैसे इतनी इतनी पंकज जी, मैं ऐसा सर्वे एक सर्वा था कि दिन भर इनका मैं बाबू था, और मैं दस्तखत कर रहा था, शाम को मेरा ही टिकट गायब कर दे रहे थे। ये धन्य है अब वो कांग्रेस, जो टिकट में भगवान तो ने एक लेके दे फैक्टर दिया। होता है साहब, मेरा विनेबिलिटी टिकट एक बेच फैक्टर दिया होता इन्होंने, है, मेरा टिकट बेचा इन्होंने। विनेबिलिटी। मेरा टिकट बेच दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, खनन माफिया, शराब माफियाओं को टिकट दिए इन्होंने। जी। ये बड़े नेता, 5 बड़े नेता अब बैठे थे। वो 5 बड़े नेता अच्छा जवाब क्यों नहीं देते मेरी बात का। मैं मनोज जी पर जोशी नहीं जी, लगा रहा हूँ ये आरोप। इस तरह के आरोप आप पे भी लगाते हैं, लोग कहते हैं कि पहले से नहीं आपको लगाते सरकार ने होंगे, वहां मेरा स्विच किया प्रूफ था, कर दो ना। है ना? मेरा है तो ना? प्रूफ ले आओ, कह रहा हूँ। मैं प्रूफ के अरे साथ साहब कह रहा हूँ, प्रूफ क्या, आपने टिकट बेचा एसआईआर मेरा। से क्या फर्क जोशी पड़ेगा? जोशी जी को टिकट नहीं मिल पाएगा ना। अभी बीजेपी वाले मत एसआईआर से छेड़िए ना इन बातों को। क्यों छेड़ते हो आप कि मैं बीजेपी बड़ा में ले था, लीजिए टिकट, मैं ये था वो था, ये जोशी बात जी, तो मत करिए। हाँ भाई बीजेपी में ले जिस दिन लीजिए तक, टिकट आप। देखिए मैं इतना इतना कह सकता हूँ एसआईआर को लेकर कि और जिस दिन तक मैं अपने कांग्रेस देश को में लेकर था, बनाने की कोशिश करिएगा। कितना जिस दिन जरूरी तक है मैं कांग्रेस में था, सवाल यहाँ मैंने पर किसी के खिलाफ कोई नहीं कितना बात फर्क की। डाल मैंने सकते हैं? मैंने क्या कोई किसी के खिलाफ कोई न्यायिक अपमान नहीं नहीं है? किया। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि ठीक है, मैं नेता नहीं मानता हूँ इसको। मैंने कभी किसी को कहीं पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया, मैं जिस दिन तक था। हाँ, अब मैंने पार्टी छोड़ दी तो ठीक है, मैं बोलूंगा भाई, मुझे अधिकार है बोलने नहीं, का। हम चाहते हैं आप बोले, मेरा जोशी साहब, लोकतांत्रिक हम अधिकार चाहते है हैं खुल बोलने करके का। बोलना चाहिए आपको, किसको खुल के आपको बोलूंगा, खुल करके बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें सामने और आती है खुल ना। के बोलूंगा। जो अभी जी, कहाँ, अभी अभी बोल बोला रहे थे कहाँ चुनाव हूँ। आएगा, चुनाव हम्म, भाई थोड़ा सा एसआईआर को लेकर हम हाँ, बातचीत कर लें अभी जोशी। अभी 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 जिस विषय में बात हो रही उसी में हम बात करें तो अच्छी जी बात है। जी जी खाली जी जोशी, आप और मैं क्यों लड़े इन बड़े नेताओं के चक्कर में। नहीं नहीं जोशी जी, हमने तो आपको हमेशा आदर दिया है, हाँ हमारे तो कह साथ रहा चाहे हूँ आप हम जानते क्यों हैं कि लड़े हमारे भाई। साथ कैसा भी व्यवहार हुआ, लेकिन हमने आपको आदर दिया है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो कुछ मैं तो एसआईआर आपका को वैसे ही लेकर मान कांग्रेस का सम्मान सवाल और बीजेपी के जवाबों के बीच ये भी बताइएगा कि अब बीजेपी वाले एक और योजना लेकर सामने आ रहे हैं, वो को मेरा पहाड़ मेरा पैतृक वोट जो पैतृक गांव में होगा, इस एसआईआर के तहत ही वो सामने आएगा। कितना पलायन, वापस जो लोग बाहर चले गए, हम जैसे लोग जो 5 सालों से यहाँ हैं वो वापस आ जाएंगे, ऐसी चीजें क्या देखने को मिल सकती है? एसआईआर कैसे बदल सकता है हमारी किस्मत भी और आपकी किस्मत भी जो आप वहां बैठे हो? कुलदीप भाई। हेलो, जी देखिए पंकज जी, ये एसआईआर का जो विषय उठा है भारत में चल रहा, लेकिन क्योंकि हम उत्तराखंड के संदर्भ में इसमें बात कर रहे हैं तो मैं इसको उत्तराखंड तक ही सीमित रखूंगा। मैं अन्य राज्यों में क्या घटित हुआ क्या नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में एसआईआर अभी शुरू हुआ नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के चुनाव अधिकारी ने प्री एसआईआर को लेकर के प्री पोल सर्वे जो प्रयास किया है कि चीजों को समझने का, ताकि बीएलओ पर जो दबाव बन रहा है, जो चीजें हमारे सुनने में आ रही हैं, उस तरीके का थोड़ा दबाव कम हो सके और चीजें मैंने पंकज इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया कि एसआईआर को लेकर के चीजें उत्तराखंड में किस तरह से
कारगर हो सकती हैं और कहाँ किस तरीके से ये नुकसानदायक हो सकती है। जी तो कुछ चीजें हैं जो चिंताजनक भी हैं, जो सवाल भी खड़े कर रही हैं और जो वस्तु स्थितियों को कटघरे में भी खड़ा कर। पहला तो जो एसआईआर को लेकर के, क्योंकि 2003 में जब एसआईआर हुआ उत्तराखंड, उस समय कई राज्यों में एसआईआर 2002 में भी हुआ, 2004 में भी, और उत्तराखंड में 2003 में हुआ क्योंकि नवोदित राज्य था, और उसके बाद अब एसआईआर की तैयारी चल रही है। 2002 में जब उत्तराखंड में राज्य का पहला चुनाव हुआ, और उसके बाद उस चुनाव का मेरे पास उतना क्लियर डेटा नहीं है कि कितने उसमें मतदाता थे, लेकिन वर्ष 2007 में जब दूसरा विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ, तो उस समय राज्य में लगभग 60 लाख के करीब, 60,82,000 के करीब मतदाता थे। ये पूरा उत्तराखंड का है, मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी 2025 में, जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग ने जो डेटा शेयर किया था, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 84,29,000 के करीब आई। ठीक, तो लगभग ये 23 लाख का जो आंकड़ा है उत्तराखंड राज्य में, जो ये वोटर बढ़ गए हैं, ये आंकड़ा अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था, क्योंकि 2025 में तक जितने भी वोटर बने हैं, इसका मतलब यह है कि 2007 के बाद, 2001 से 2007 तक के जो लोग उत्तराखंड में, जो युवा जिनका जन्म हुआ होगा, वो नए मतदाता बने 2025 तक, हम उसी को कंसिडर करते हुए चलते। तो 23 लाख का जो ये आंकड़ा है, क्या इन 7 सालों में राज्य की जन्म दर, मृत्यु दर, और उसके अलावा चूंकि उत्तराखंड में कई केंद्र शासित विभाग भी हैं, तो उनके कर्मचारी आते जाते रहते हैं, नए मतदाता जुड़ते हैं विभागों में, तो ये जो संख्या है, ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है। ये संख्या पूरी स्थिति को कटघरे में खड़ा कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में मतदाता कहां से आ गए। दूसरी, पर्वतीय जिलों की अपेक्षा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से तो पलायन हुआ, लेकिन पर्वतीय जिलों की अपेक्षा जो मैदानी जिले और जो पलायन की दर है, उसके सापेक्ष भी मैदानी जिलों में जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली है, वो भी अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। ठीक, तो ये जो एसआईआर है, इसको लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं, हालांकि राजनीतिक दल इस पर क्या आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो उनके राजनीति का विषय है और वो उस पर काम करेंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर है। तीसरी चीज ये भी है पंकज, यहाँ पे देखने में आ रहा है कि प्रदेश में अक्सर ये बात उठती है कि बाहर से आ गए लोगों की संख्या बढ़ी है ना, और कुछ समुदाय विशेष को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है राजनीति के तहत। लेकिन जो जो मतदाताओं की लिस्ट है, जो मतदाताओं की संख्या, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर देखते हुए देखें हम, या 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी देखें हम, तो उसमें भी जो संख्या है, जो खासकर मैदानी क्षेत्रों के विधानसभाओं में है, वो जिस फीसदी की दर से बढ़ी है, ठीक, और उत्तराखंड में जो युवाओं के, नए युवाओं के जो मतदाता सूची में नाम जुड़े हैं, उनको लेकर के जो एक अंतर है, हालांकि मैं इसको इलेक्शन कमीशन से, मैं इस बारे में, यहाँ जो लोग अधिकारी हैं, मैं उनसे इसको समझने की कोशिश कर रहा था चीजों को लेकर कि भाई ये इतना बड़ा आंकड़ा, तो कुछ चीजें जो, एक तो ये निकल करके आया कि पुरानी जो मतदाता सूचियां हैं, उसमें नंबर्स के बीच में एक बड़ा गैप, जैसे कोई सूची है, किसी में नंबर 1 से 100 तक मतदाता हैं, उसके बाद वो नंबर लैप्स हो गए, उसके बाद वो 200 से शुरू हो गया। ठीक, तो एक तो ये पुराने उसमें ये थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही, और इसका भी पुनर्निरीक्षण इसमें होना है, और जो एक बढ़ी हुई संख्या को बताता भी। तो कुछ तो मतदाता ऐसे हैं जो हैं ही नहीं, जो नंबर एक तरीके से जंप हो रखे हैं, वो भी इस सूची में सुधार में आने। कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे अभी बात हो रही थी कि दोहरे मतदाता, ये बात भी निकल करके आई है कि उत्तराखंड में कई लोग दोहरे मतदाताओं के उसमें हैं, जैसे कुछ लोगों के पर्वतीय क्षेत्रों में भी नाम है, कुछ लोगों के मैदानी क्षेत्रों में भी नाम है। अभी तक जो चीजें हुई हैं, जो राज्य में घटित हो रही है, और उसके आधार पर जितना हमने इसको समझने का प्रयास, एक बात तो ये है कि अभी चूंकि एसआईआर का काम उत्तराखंड में हुआ नहीं है, चुनाव आयोग ने इसका नोटिफिकेशन किया नहीं, लेकिन अभी जो उत्तराखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है,
वो जी। राज्य के भीतर है, वो सिर्फ उत्तराखंड राज्य के भीतर है। इसमें कोई अन्य राज्य से आया व्यक्ति, उसका उस राज्य में अगर एसआईआर हुआ है और वहाँ की सूची में उसका नाम है, नहीं है, इसका जो एक टैली होना है वो एसआईआर होने के बाद होगा। तो जी। वो भी इसमें स्पष्ट होना है, ठीक। लेकिन मैं जितना मैं इसको समझ पाया और जितना मैंने इसके 2002 के 2007 के बाद के इलेक्शन जो हुए हैं और उसमें जो मतदाताओं की संख्या निकल कर के आई है और जो उत्तराखंड की जन्म दर को लेकर के और मृत्यु दर को लेकर के मैं ठीक। जितना इसको समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस राज्य में कम से कम 15 से 18 लाख का एक अंतर देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जब एसआईआर इस राज्य में होगी। ठीक है। जोशी जी, एक एक सवाल जो कांग्रेस का है, कांग्रेस बार-बार चिंतित है इस बात को लेकर कि अभी मैं गोदियाल जी को सुन रहा था तो उन्होंने उसमें कहा कि समुदाय विशेष के लोगों के वोट साजिशन काटे गए तो कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, ऐसी जानकारियाँ आ रही हैं, अभी से उनको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये वोट काटे जाएँगे। एक सवाल तो ये कैसे नाम हट जाएगा, कट जाएगा। दूसरा ये कि एक इससे पहले डेमोग्राफिक चेंज पर हम लोग खूब सवाल-जवाब कर चुके हैं। कैसे प्रदेश में एक अलग तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है। एक तरफ अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अवैध अतिक्रमण, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इन सब को लेकर भी मैं आपका जवाब चाहता हूँ कि किस तरीके से आप आश्वस्त करेंगे प्रदेश की जनता और कांग्रेस को कि इस एसआईआर में ऐसा कुछ नहीं है बस? ये किसी भी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को हुँ। मतदाता सूची से हटाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। कोई किसी को नहीं हटा रहा है। ये केवल कांग्रेस पार्टी केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही है। एक बात। हुँ। दूसरी दो बात है, चिंता का विषय है अभी जो कुलदीप भाई ने उठाया। आप देखिए 19 वर्षों में आप देखिए 60 से 24 लाख मतदाता बढ़ा है। 2007 की जो इन्होंने 60 लाख मतदाता कहा और आज 2025 में 84 लाख मतदाता यहाँ है। ये मतदाता बढ़ा है और इसी में जैसे कुलदीप भाई ने चिंता व्यक्त की कि 15 से 18 लाख के मतदाता कटेंगे। अब आप लगा दीजिए कि अगर ये 15 से 18 कटेंगे, कल के दिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हल्ला मचाएगी। अब ये मतदाताओं का अंतर है, देखना पड़ेगा ये कहाँ के मतदाता हैं, क्या हैं, डबल वोट है या मरे हुए लोगों के वोट है या जी। पहाड़ और मैदान में जो माइग्रेशन करके आए हैं ऊपर भी वोट है नीचे भी वोट है। इन चीजों को देखेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के बिल्कुल ही गले में कोई रेती लगा दी जाएगी, उनको काट दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है, न हो रहा है। इसीलिए तो मैं बीएलए की बात कह रहा हूँ ना, इनका अगर बीएलए बूथ में होगा तो चेक करेगा भाई किसका काट रहे हैं, किसका जोड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, न कोई ऐसी सरकार की नियत है, न सरकार कर रही है, कहीं नहीं है। एक केवल एक हुआ खड़ा करा जा रहा है, ऐसा यार ऐसा यार ऐसा यार। अभी तो चुनाव तक साल भर का वक्त है और आप देखेगा कि संवैधानिक रूप से भी पहले तो ये चीजें नहीं उठी थी ना, आज ही क्यों उठ रही हैं? क्या पहले नाम नहीं कटे होंगे? 2052 से लेकर 2004 तक लगातार एसआईआर हुई है, समय समय पर हुई है, कांग्रेस की सरकारों में भी हुई है, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज अगर कुछ चीजें कुछ शुद्धता हो रही है या कहीं छटनी हो रही है, तो इसमें एक मैं समझता हूँ इसमें खाली विवाद खड़ा नहीं किया जाए, राजनीतिक रूप से नहीं किया जाए, सब लोग मिलकर अगर इसमें काम करें, अपने अपने लोगों को सब कहें भाई तुम भी अपने बूथ में देखो किसी का नाम छूट तो नहीं गया है, कोई जबरदस्ती किसी का नाम जानबूझ के तो नहीं काटा है, इसको जरा एक बार चेक कर लो। तो सारे लोग, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कांग्रेस के मित्रों को मेरा सुझाव जरूर है और मनोज जी के माध्यम से सुझाव है कि वो जरूर अपने बूथ में अपने अपने जितने भी बीएलए हैं या अपने एजेंट हैं उनको जरा मुस्तैद रखें, तो उनकी शंका का समाधान स्वयं हो जाएगा। क्यों इतने लंबे समय से 2004 तक भी तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर 2003 में एसआईआर हुआ तब भी तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा की सरकार भी तो गई थी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आपने ये काट दिया, आपने जोड़ दिया। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर गलत हो रहा तो आप लाइए ना। मैंने कहा ना, हरियाणा का इन्होंने 501 प्लॉट संख्या जो प्लॉट का नाम दिया है वो कल पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने बोल दिया है।
पार्लियामेंट में कोई बात आ गई है कि भाई उसमें प्लॉट पे इतने घर हैं, उसका पर्टिकुलर सब कुछ दे दिया गया, चुनाव आयोग ने भी चुनाव वो करके कह दिया गया कि हरियाणा में ये हुआ था, तो जी। ठीक है। एक जोशी जी, एक चीज और है, और अभी मनोज भाई साहब ने एक बात कही थी कि भैया बीजेपी अब चुनाव लड़ना बंद कर चुकी है, एजेंसियां चुनाव लड़ रही हैं। ये राष्ट्रीय फलक पर भी बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगता है, और ये अब प्रदेश में भी ऐसा चलने लगा है कि भैया नहीं, यहाँ बीजेपी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता उठाने और झंडा डंडा उठाने के लिए, बाकी चुनाव तो एजेंसियां लड़ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है मनोज जी का। मैं केवल अभी तक भाजपा के एक चुनाव में बहुत नजदीक से सम्मिलित रहा हूं, नगर निगम के चुनाव में। जहां जहां मैं गया हूं वहां बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, और ऐसा चुनाव लड़ा जाता है उस मैं यहाँ पे अभी उसको नहीं कह सकता हूँ कि अभी व्यक्तिगत रूप से बैठेंगे तो मैं मनोज जी को भी बता दूंगा, आपको भी बता दूंगा कि किस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है। ये बात अच्छी लगती है, राजनीतिक रूप से हम कह दें, राजनीतिक रूप से मैं भी कह देता हूँ, ये बात अच्छी लगती है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां काम लेती है, जिस तरीके से भाजपा काम करती है, मैं उसमें बहुत ज्यादा अभी ऑन कैमरा कहने की स्थिति में नहीं हूं, ना मैं कहूंगा। मैंने कहा ना व्यक्तिगत रूप से बैठेंगे, हम चर्चा कर लेंगे उसमें। लेकिन जाके दिल पर बोझ बन के वो बहुत छाती ऊपर इतना बोझ बन जाए कि आंसू के जरिए निकले या फिर भावनाओं को ठेस पहुंचे। कभी बोल देना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हो तो बोल दिया कीजिए आप, यहाँ पर कोई नहीं दिक्कत नहीं, मैं चुनाव लड़ने के तरीके में पार्टी की अपनी रणनीति होती है ना, उसको व्यक्तिगत रूप से कहा जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप में बता रहा हूँ ना, मैं एक चुनाव में बहुत नजदीक से रहा हूँ, पंचायत में भी रहा हूँ नजदीक से। घर घर तक संपर्क करने का काम होता है, घर घर तक संपर्क करने का काम। ये पन्ना प्रमुख जिस बात की बात ये कह रहे हैं, उस पन्ना प्रमुख की ड्यूटी होती है वो घर घर जाके पर्चियां पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत ठीक है, कुछ सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कि मजाक में चुनाव नहीं लड़ा जाता है। ठीक है। मैं मनोज रावत जी को चर्चा में फिर से ला रहा हूँ। आपके कुछ कमेंट और सवाल होंगे अब तक की चर्चा पर, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि एजेंसियां चुनाव लड़ रही है, अब तो बीजेपी वाले नहीं लड़ते। मैं इन एजेंसियों को लेकर, आप पुराने दौर में पत्रकारिता के जरिए भी बात करते रहे हैं, आप नेता हैं तो बात करते रहते हैं। वो कांग्रेस के दौर में भी हमने देखा कि पिंजरे का तोता, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, उस एजेंसी पर सवाल उठते रहे हैं। क्यों कटघरे में ये एजेंसी आ जाती है? आज तो आप हल्ला बोल रहे हैं राव जी। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, चाहे सीबीआई हैं, चाहे ईडी हैं, ये तो काम अपना कर ही रही हैं। यहाँ पर सारा इनका सिस्टम जो मुझे दिखता है, देखिए जोशी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इनके पास पन्ना प्रमुख हैं, लेकिन जोशी जी आप चुनाव आयोग की बैठक में आपके कुछ सम्मानित नेतागण गए थे, तो जो डेटा मिला है, आपके BLA-2 भी 2000 की संख्या आपके BLA-2 ने भी क्रॉस नहीं की है, और ये प्रक्रिया जून के महीने से चल रही है, जो यहाँ तक मेरे को जान मैंने ये बात नहीं कही कि BLA नहीं है। BLA का आंकड़ा बिल्कुल आया, 1200 कुछ का आंकड़ा आपका आया है, 2400 कुछ का आंकड़ा भाजपा का आया है, बिल्कुल आया है। लेकिन उसमें आप काम हो रहा है, उसमें काम हो रहा है। आप देखें BLA-1, BLA-2, BLA नहीं, BLA-1, BLA-2, इनमें काम हो रहा है और चुनाव आयोग की सीमा के अंदर वो जमा हो जाएंगे, आप देखेगा। जी, वही तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमारे BLA सब बने, नहीं कहा मैंने नहीं कहा ये बात। राव जी बोलिए। मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए जोशी साहब, आप जो कार्यकर्ताओं की और पन्ना प्रमुखों की जो बात, जो दावा कर रहे हैं, और जो एजेंसी, हायर्ड एजेंसी का मैं बता रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह धन है। अभी पार्लियामेंट में जोशी जी, पार्लियामेंट आप यहाँ तो ऑफिस चलाते थे, कैसे ऑफिस चलते थे? वहां आप 1100 करोड़ का कोष राष्ट्रीय स्तर पर है, और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदेश स्तर पर जो पिछले बार पैसे इकट्ठा हुए हैं, जब जोशी जी चर्चाओं में हमारी तरफ से बैठते होंगे, तो 32 या 35 करोड़ रुपए तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमा किए हैं। अब मैं इस पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि बहुत ईमानदारी से कहे हैं, कहां से सतपाल महाराज जी के पास 3 करोड़ रुपए आए, कहां से फला मंत्री जी के पास आए जिनने करोड़ों रुपए जमा किए हैं। वो तो किसी रेत माफिया या शराब माफिया की गर्दन रेत करके ठेकेदार को दबा करके ही दिए होंगे।
लेकिन एक देखिए जब इतना पैसा होता है, एक बात बताऊं मनोज जी, एक बात बताऊं, जी पूरा मत मानिएगा। जी, देखिए 30 करोड़ हुए, 35 करोड़ हुए हैं, हम्म, बैंक में पैसा गया है, खाते में पैसा गया है, हम्म, चाहे वो ब्लैक है चाहे व्हाइट है, ऐसे पैसा आया है। लेकिन हम्म। लेकिन मैं एक दुर्भाग्य बताऊंगा कि इतने साल कांग्रेस पार्टी ने सत्ता चलाने के बाद अगर एक दफ्तर नहीं बना पाया, एक वो दफ्तर, मैं ईमान, कह वो रहा हूँ, आप मैं फिर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए देखिए ये बात, ये ये देखिए, इस तरह आप के जैसे काम कांग्रेस नहीं करती आप थी। नहीं, आप जैसे वरिष्ठतम व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति के मुंह से इस नहीं तरीके के जोशी आरोप मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब मैं मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अच्छा, एसआईआर आप ये में चाहते ये हैं कि प्रैक्टिकल जोशी साहब आप प्रैक्टिकल ये बात, चाहते हैं, आप देखिए जोशी साहब, आप प्रैक्टिकल कांग्रेस में प्रैक्टिकल उस समय सत्ता प्रैक्टिकल में बात रहे हैं, करनी आप ये चाहिए। बताइए, आप ये भी खोल दीजिए क्यों नहीं बन पाए, सत्ता में रहे हैं आप, कांग्रेस की अरे दो सरकारों का सुख आपने यहाँ आपके भोगा है, आपके राज्य आप, मंत्री रहे आपके हैं। आपके लोगों ने प्रयास ही नहीं किए दफ्तर बनाने के। हाँ तो प्रयास आपके लोगों की गर्दन नहीं देती ना, फिरौती नहीं ली। आपकी फिर आपकी पार्टी को अधिक चलाने के लिए आज भी बहुत आईसीसी अच्छा का है, मेरे को पैसा लगता है आता है। एसआईआर में ये भी होना चाहिए। आप बिल्कुल खुद आएगा। आप विधायक रहिए, विधायक को अपनी तनख्वाह का आपने दिया होगा ठीक है। पैसा, बाकी आपके कितने जब विधायकों जब ने जब जब पार्टी आपने चलाने मांगा के लिए जरूर पैसा दिया है दिया? जोशी जी, जोशी जी आपने याद दिया करिए, तो जब करो। जब आपने मांगा अरे जरूर दिया था। मैं ये लेकिन नहीं उससे क्या, एक मिनट, उसके अतिरिक्त हम एक कहीं से, देखिए हमने कोई कमीशन खोरी तो करी नहीं जो आपको मैं हम लेकर मेरी के देते, जब जब आपने मेरी मांगा, जो मेरी हिस्सा पूरी आपने बात, बोला होगा याद कर लीजिए। मेरी मनोज जी, आज आपको क्या हो गया? मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने नहीं जी। दिया, मैं कह रहा हूँ आपने जरूर दिया। आपके मंत्रियों ने कितने पैसे दिए? जरा उन मंत्रियों से पूछो ना, जो आज आपके यहाँ दादा बने पड़े हैं, पूरी पार्टी चला रहे हैं, आपकी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। कितने तो आप मंत्री ये थे और चाहते थे कितना कि भ्रष्टाचार उन्होंने मंत्री किया है? करप्शन करके पैसा देते, आप अरे मतलब ये करप्शन कहना चाह रहे हैं? देखिए मंत्री के अच्छा पास उन्होंने वेतन के अलावा अच्छा क्या होता है। अच्छा अच्छा आपके मंत्री हाँ, दूध के धुले हैं? आप मत कहो मनोज जी, मैं हाथ नहीं, जोड़ रहा हूँ जोशी आपसे, आप क्यों जी, खाली? जोशी आप और जी, मैं क्यों आप लड़े? मतलब एक बात सुनो, ना आप मत, आपने एसआईआर में नहीं नहीं। कमाया ना मैंने कमाया। ऐसे सुन लो नहीं बड़े बताइए। भाई, सुन लो, मतलब सुन लो आप ना, मिलिएगा आपने आप। कमाया ना मैंने कमाया, क्यों हम आपस में लड़े? जी। आपके मंत्री ने क्या किया मुझे एक एक का पता है, एक एक को पता है। नहीं बता दीजिए अरे मैं जोशी जी, इसमें बता दीजिए, अच्छा लगेगा आपके मुंह नहीं से, नहीं नहीं नहीं, अरे आपके मुंह देखो से, मैंने कहा ना, आपके मुंह मैं से अच्छा कभी लगेगा ना है। मैं व्यक्तिगत बैठोगे आप कर लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आप तो विद्वान आदमी, इतने बड़े चलिए ठीक है। पत्रकार, और आपकी नहीं जी, नहीं। आपकी गिनती थोड़ा तो आपकी हमारे चिंता को जी लेकर साहब। सवाल मेरा था ना, मेरे जैसे जैसे व्यक्ति के जहन में कांग्रेस वाले आपकी पहले से आपकी ही गिनती बड़े ये विद्वान बना के व्यक्तियों में चले हैं है। कि वोट कट जाएंगे। मेरे पास जब गुदियाल जी ने कहा कि ऐसे संकेत आ रहे हैं, आपका बयान आया कि देखिए हमने देश देश देखा है, दुनिया में देखा है किस तरीके से देश में एसआईआर को लेकर और बिहार में उत्तराखंड से वोटर भेजे गए ना। हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ पारदर्शिता के साथ बातचीत हो। आपने कहा कि देखिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती, अब चुनाव एजेंसियां लड़ रही हैं। ये एजेंसियां भी हमेशा कटघरे में खड़ी रहती रही, दिखाई दी, जब एक दूसरे पर नहीं मिला मौका तो एजेंसियों पर ठोक दिया। इन चीजों को लेकर अपने उत्तराखंड का कितना फायदा कितना नुकसान है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एसआईआर से कितना कुछ बदलेगा, कैसे बदलेगा? आप भी उस देखिए देखिए रौतेला जी साहब, जी एक तो हमारे अध्यक्ष जी ने कोई समुदाय की कहीं पर बात नहीं करी। जी हमारे अध्यक्ष जी ने एक ही बयान दिया है कि हाँ, किसी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ना नहीं चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी का बयान अगर आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो बयानों को बदलने की परंपरा हो रही है ये ठीक नहीं है, और हमारा स्टैंड भी यही है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो, देखिए मतदाता होने के लिए कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं चाहिए, एक ऑर्डिनरी सिटीजनशिप चाहिए, और मतलब वहां का सामान्य निवासी होना चाहिए, बस यही एक शर्त है। बाकी कुछ तकनीकी शर्तें हैं, उन तकनीकी शर्तों पे नहीं जाएंगे, दिवालिया होना या उम्र कम ज्यादा होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस सामान्य निवासी पर कैसा ये खेलते हैं ये देखना है। देखिए हमने भी बहुत चीजें सुनी हैं, और चुनाव आयोग की बैठक में हमने कुछ बातें कही भी हैं कि इनका क्या करोगे। अब आप, एक प्रश्न मेरा ये है कि जो ट्रेनें भर करके 15 से 20 हजार लोग यहाँ से बिहार वोट देने के लिए गए हैं, जिन्होंने बिहार में मतदान कर दिया है एसआईआर के बाद, क्या वो अब यहाँ वोटर रहेंगे? इस प्रश्न का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, क्योंकि अभी हाल का चुनाव है, वहां मेरा एक एसआईआर हो सवाल चुका है था। मेरा एक सवाल है, इसी में सवाल है पंकज जी।
बोलिए, मैं वो सुन रहा था जरा सा मेरा। आप बोलिए जोशी जी, क्या कमेंट करना चाह रहे हैं? मनोज जी ने जो बात अभी कही ना कि यहाँ से बिहार ट्रेनें भर के लोग पहुंचाए गए हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर मनोज जी की जानकारी में होगा, क्या वो बिहार के मतदाता यहाँ भी मतदाता थे? आपकी विधानसभा में कहीं किसी ने वोट डाला, या नगर पालिकाओं में कुछ जो जो बल का आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कहीं है तो तो मामला बड़ा है। निश्चित रूप से चिंता नहीं, का आप विषय है। आप अगर मुकद नहीं देखिए, है, भारतीय नहीं है, जनता पार्टी मैं के मान रहा 10 हूँ या कि नहीं है। मेरी देखिए मेरी 10 या जानकारी 12 में लोगों ने 10 हाँ, या 10 या 12 12 लोगों हो ने सकते हैं, ससम्मान 10 या 12 ससम्मान नहीं। अपने फोटो डाले हैं। दस एक बारह तो लोगों ने तो उत्तराखंड के लोगों ने डाले नहीं हैं, नहीं, मैं देखो, ससम्मान डाले हैं। दो चीजें हैं मनोज जी, दो चीजें हैं मनोज जी। देखिए, आप हम्म, विद्वान व्यक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान में अगर 6 महीने रहते हो गए हैं, वो वहां अपना मत बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। इसमें कहीं संवैधानिक व्यवस्था है, कहीं किसी को कोई रोक टोक भी नहीं है, एक बात तो ये है। लेकिन जो ये बड़ा आरोप आपने लगाया कि भाई ट्रेनें भर के गए, अगर बिहार की, यहाँ पर बिहार के, मैं हर जिले में बिहारी व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में गांव में भी रह रहे हैं, जो लेबरी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, कार अपना रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ भी वोटर हैं और वहां भी वोटर हैं, तो निश्चित रूप से वो तो एक ही जगह रहेंगे, फिर दो जगह नहीं रहेंगे मनोज जी। नहीं, ये ये बात तो आपका बिल्कुल ठीक आपका है। ये बयान है। देखिए, ये हम देखिए, एक तो जोशी जी, मैं ये नहीं समझ पाया कि आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। मैंने कहीं नहीं कहा नहीं कि दे रही भारतीय है, जनता पार्टी ट्रेन लेकर के गई। कहाँ दे रही? मैं आपसे ये भारतीय जनता मैंने पार्टी ये नहीं कहा जवाब भाजपा नहीं ले दे गई रही है, है, लेकिन कुछ नहीं दे लोगों रही ने, है, देखिए, कुछ लोगों ने नहीं दे रही है। ऐसे फोटो डाले हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और बड़े नहीं नहीं, पदाधिकारी हैं उत्तराखंड के। लगभग मैंने 10-12 कहा, मैंने भी देखे फेसबुक पर, सोशल मीडिया मैंने पे। मैंने मैंने उन आपकी लोगों से मैंने ये आशंका मैंने हो रही आप है किसी और दल के मैंने लोगों आप ने नहीं डाले हैं, मैंने आपकी बिहार इस से बात को जाएंगे। बाकायदा स्वीकारा। कमल का फोटो लगा के डाले हैं, कमल मैंने का फोटो आपकी लगा के डाले हैं। मैंने इसको मना नहीं किया, मैंने आपकी बात को स्वीकारा, जी। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति विगत 6 महीने से अगर कि एक स्थान पर रह रहा है, वहां पर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो उसका नाम हम्म, मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। मैंने ये भी कहा, तो ये भी जोशी है, जी, व्यवस्था फिर ये है व्यवस्था। जोशी जी, फिर ये एसआईआर, फिर ये लेकिन लेकिन एसआईआर का लेकिन मतलब क्या रह गया? ये भी लेकिन हमें सुन बता तो दीजिए लीजिए, चुनाव आयोग की तरफ से, जब आप बोल ही रहे हैं। देखिए, आपने मैं तो नहीं ये सामान्य मैं परिभाषा बता दी। फिर एसआईआर मैं का मतलब क्या रह गया कि 1 साल पहले आपने बिहार में वोट दे दिया और मैं 6 महीने मैं बाद आप यहाँ करके यहाँ कहते हैं मैं यहाँ रह रहा मैं हूँ, यहाँ भी आपका मैं घर है। चुनाव मैं चुनाव की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपने जो बात है जी। को उसका जवाब दिया है। ये प्रावधान हम्म। है, इसलिए किसी को ये नहीं कह सकते हो देखिए, आपकी उसने ये वहां भी वोट दे प्रावधान दिया, है। ये बात है। लेकिन हमने तो चेक करना पड़ेगा ना। मैंने ये भी तो कहा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर आप ये कह रहे हो तो ये बड़ा गंभीर आरोप है, इसमें बिल्कुल सोचना देखिए, पड़ेगा, अगर इसमें बल्क से वोट सबसे, यहाँ पर है। देखिए जोशी जी, हम सिर्फ वही की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो अभी कुलदीप कुमार जी, हमारे सम्मानित पत्रकार जी हैं, जो इन्होंने जो बहुत चिंता की बात करी, और कुलदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत कम डिस्कशन पे हम जाते हैं जहां बहुत गुणी ज्ञानी लोग पत्रकार के रूप में आते हैं, है कि नहीं? तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, 24 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है। आपने उसको जन्म मृत्यु दर से कोरिलेट किया, आपने माइग्रेशन से किया। देखिए, यहाँ पर जो और सबसे 19 साल ज्यादा में परेशानी आने वाली, 19 साल के अंतराल में 24 लाख वोट बढ़ गया। 24 लाख 19 वोट साल बढ़ के गया है। अंतराल में, ये बहुत चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये ये तो भी रिसर्च का विषय सबसे है। बड़ी बात, देखिए रिसर्च का, देखिए ये तो विषय तो इसलिए होना चाहिए महाराज, जनगणना। देखिए कौन लोग आए हैं। सही बात। एक हमारे पहाड़ में होता है ना डरोणिया, डरोणिया खेत में एक बनाते हैं ना, एक डरोणिया बनाते हैं ना, साड़ी सूड़ी लपेट करके, कपड़े लपेट करके एक आदमी बनाते हैं ऐसा चौड़ा करके। हाँ तो हाँ, ये आपके यहाँ डरोणिया जो डरोनिया है कहते हैं, हमारे यहाँ भारत भगोना कहते हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी डरोणिया भी बनाती है। जो हम तो ये चाहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए थी, जाति, देखिए 21 में जनगणना होनी चाहिए थी। कोविड, अब तो कोविड नहीं है, क्यों भारतीय जनता पार्टी जनगणना? देखिए, भारतीय जनता अब हो पार्टी तो की रही सरकारें जब से आई हैं, ना जनगणना हो रही 26। है, ना आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है, किसी किस्म की जनगणना नहीं हो रही है।
जो मोदी जी के 26 में श्रीमुख से निकलता है वही सत्य होता है। तो देखिए 26 में हम ये कह 26 रहे में हैं, जनगणना भी होगी, सब लोग हम तो इस पक्षधर देखिए नहीं, वो सब अब आप कुलदीप भाई, ये पक्षधर है जोशी कि जी अपने गांव में अपनी अभी जनगणना कराइए। कुलदीप भाई, अभी तक के ऐसा नोटिफिकेशन हमने जनगणना का कभी केंद्र सरकार का भी नहीं देखा है, तो इसलिए हम कैसे भरोसा मान रहे हैं 26 में हो रही है। अब आप हो रही है 26 में हो रही है, उसका तो टाइम टेबल आ गया। कुलदीप भाई, अब मतदान आप आ रही है, खाली क्यों कहते हो, आ रही है जनगणना 26 में हो रही ठीक है, है, जनगणना आपके यहाँ अब शुरू देखिए होगी अगर हमारे। नोटिफिकेशन आ गया केंद्र सरकार का, कोई तो मैं नहीं जानता हूं, मेरी जी, जानकारी में नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ इस देश में जनगणना करनी है। देखिए एक जो मैंने सबसे बड़ी बात जो रखी कि उन जिलों में देखिए देहरादून, आजकल आप हरिद्वार, पत्रकार से उधम ज्यादा सिंह नेता नगर हो गए हो और मुकुल जी अब। नैनीताल के जो मैदानी बाग हैं वहां पर 2 तरह का माइग्रेशन हुआ है। और जो बॉर्डर पर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाकों में और किसी एक समय के नहीं, कई तरह के माइग्रेशन हुए हैं। और जो उत्तराखंड के लोगों का दर्द है, मैं अभी एक बहुत छोटा एक दर्द आपको बता रहा हूं। ये कैसा प्रदेश उत्तराखंड है कि मेरे इस राज्य में उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी में जो ओबीसी के लोग हैं, उनके एक परदादा की संतान, एक ब्रांच तो वो कुछ ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल रहा है और एक को ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और अंकिता का भाई इस राज्य में ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। अंकिता का जो मर्डरर है, हत्यारा है, उसका पिता, देखिए इस राज्य में जो ये डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं ना, ये 2 तरह की डेमोग्राफिक चेंज हुई है। भाजपा ने उन लोगों को, अब आप देखिए पासी साहब, बड़े प्रश्न हैं यहाँ के लोगों के, पासी साहब नगर निगम के मेयर बन गए, क्यों हुआ ये? इन बीमारियों पे कोई नहीं हो रहा, इन पे चर्चा नहीं हो रही है कि कैसे, जब बिहार में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की लड़की को बिहार में अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो यहाँ कैसे मिलता है? कितना बड़ा दर्द है कि 5 जिलों में 14 के बाद गांव के गांव ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। गांव के गांव सब खत्म हो गए और अंकिता के हत्यारा का भाई ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बन रहा है। ये बहुत मूलभूत प्रश्न है। इन प्रश्नों पर कभी क्या कर रहा है अनुसूचित, क्या कर रहा है पिछड़ा वर्ग आयोग? इसलिए कुछ नहीं कर रहा जरूर, है कि देखिए इस भारतीय पर बात जनता होनी पार्टी की चाहिए, एक विशेषज्ञता जो मैं प्रश्न है। आपको बता रहा हूं कि किन मतदाताओं को जोड़ना है और किन को हटाना है, इनकी विशेषज्ञता है। अंकिता के पिता और भाई का कुछ इस राज्य में नहीं होगा, वो यहां ओबीसी भी रहेंगे। इनके सम्मानित इनके विधायक देखिए मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक दिन विधानसभा में चर्चा शुरू करी थी, क्यों नहीं आगे बढ़ी? क्यों आज बात नहीं रही है ओबीसी लिस्ट पर? क्यों एससी लिस्ट पर बात नहीं हो रही है? क्यों एसटी लिस्ट पर बात नहीं हो रही है? ये यहाँ के उन मूल निवासियों के मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं जो जी, हरिद्वार में भी रहते हैं। ओबीसी का जी, तबका जो हरिद्वार में रह रहा है उसका हक मारा जा रहा है, ये जो उधम डेमोग्राफिक सिंह चेंज नगर में का रह एक रहा है बड़ा उसका हक मुद्दा मारा जा आपने रहा है। उठाया तो है। ऐसे ये न केवल केवल बात देखिए ये एसआईआर के ही मुद्दे नहीं हैं, ये बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस राज्य में चर्चा होनी चाहिए। कुलदीप भाई, एक छोटा सा कमेंट, आपका रिएक्शन चाहूंगा बहुत छोटे शब्दों में कि देखिए बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हम एसआईआर कर रहे थे, अभी हम डेमोग्राफिक चेंज को देख रहे हैं, आपने मसला उठाया जनसंख्या का, कैसे वोटर्स बढ़े घटे ना, हमने मैदानी जिलों को देखा, हम देख रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान का जिक्र हुआ, उनके इलाके को भी देखते हैं, हरिद्वार को भी देखते हैं, हम इधर उधम सिंह नगर को देखते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस हुए हैं ना। अब देखो एक कहते हैं ना घौच-पौच वाली स्थिति होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिस चीज़ का ज़िक्र रावत जी कह रहे थे, वो डरावने वाला भूत जो बनाया जाता है ना, वो कौन है? वो कैसे डरा रहा है? मतलब कैसे प्रदेश में कैसे उससे डर खत्म किया जाएगा? देखिए पंकज, मैंने आपसे जो पहले भी ये बात कही ना कि ये जो आंकड़ा निकल करके आया 2007 से 2025 के बीच वाला, यही वो तमाम वो जो बातें हैं जिनको जोशी जी ने और रावत जी ने बात करी, जो एक मुखौटा लगा करके बनाया जाता है। ये मुखौटा जी, वोटर्स कौन है, ये मतदाता सूची में कहाँ से आए, इनकी गणना होनी। अब चूंकि जी, राज्य में देश में 6 ही राष्ट्रीय दल हैं और उत्तराखंड में तो बस भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी के अलावा और कोई दल इसमें रजिस्टर्ड है नहीं। तो जी, लेकिन 11,000 बूथों के लिए भाजपा को भी और कांग्रेस को भी बीएलए नियुक्त करने, ठीक, तो एक बड़ी संख्या है जिसमें इन इन फेक वोटर्स की मॉनिटरिंग हो सकती है।
क्योंकि हमारे हजारों दर्शक इसको देखते हैं, हमारी डिबेट को देखते हैं, आपकी डिबेट को देखते हैं। कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को भी गंभीरता के साथ इसमें आना चाहिए। दोनों राजनीतिक दलों को आना चाहिए और एक दूसरे पर जहां आज टीका टिप्पणी होती है उतने ही उसी पैनी नजर के साथ कि भाई कौन वोटर कैसे आ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, किसका नाम काटा जा रहा है, किसका नाम जोड़ा जा रहा है, यहाँ का नागरिक है या नहीं है, क्या वो राज्य के भीतर ही माइग्रेट हुआ है, एक कोई चमोली से एक देहरादून तो नहीं आया, मैं है एक ना, थोड़ा-सा पिथौरागढ़ वक़्त से दिएगा। हल्द्वानी से नहीं आया। जी। ये कोई भी बात अगर होती है, ये वोटर्स को लेकर ये इन चीजों को लेकर, चुनाव को लेकर, ये चुनाव आयोग की तरफ से उतना कमेंट इस पर नहीं होता जितना कमेंट होना चाहिए था। लेकिन सियासत में खासकर हम बीजेपी को देखें तो वो ज्यादा कमेंट करती है, या फिर कांग्रेस सवाल बीजेपी को लेकर पूछती है, आयोग को पूछती है तो बीजेपी वाले करते हैं। क्योंकि ये एसआईआर को लेकर अगर समझना है, समझाना है, तो हमको चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना मेरे हिसाब से, वो जो कह नहीं, रहा है। बिल्कुल ये देखिए, चुनाव आयोग ऐसी की खामोशी तो परिस्थिति कई बार कटघरे में रहती है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो मुद्दों को अपने राजनीतिक चश्मे से देखेगा और उसी के हाँ, अनुसार उस पर कमेंट भी करेगा, टीका टिप्पणी भी करेगा, ठीक है। जी। लेकिन जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको चाहिए कि समाज में, देश में लोग, जनता कंफ्यूज ना हो चीजों को, उसके दिमाग में एक स्पष्टता बनी रहे, उसके लिए वो आगे आए और चीजों को लेकर के बात करे, विषय रखे, ठीक है। इतने उनके पूर्व चुनाव आयोग से लेकर के तमाम पैनलिस्ट, तमाम लोग हैं और राज्यों में इतनी बड़ी एजेंसी है, तो इनको आगे आना चाहिए। लेकिन ये जो खामोशी है चुनाव आयोग की अक्सर, ये भी कहीं न कहीं कटघरे में ज़रूर होती है। और उत्तराखंड में अगर ये हो रहा है, दोनों राजनीतिक दलों को चाहिए कि दोनों इस पे कड़ी पैनी नज़र रखें और इन नहीं, चीज़ों कन्फ्यूजन पे में तो दिक्कत जनता को हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग को सुन रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग कहता कुछ है, होना कुछ और होता है। इधर बीजेपी, कांग्रेस वाले उसको किस एंगल से उसको पेश कर रहे हैं, फिर वो चुनाव आयोग तो एक दिन कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला गया या एक बाइट उसमें चल गई, लेकिन बाद में तो बीजेपी, कांग्रेस या सियासी बयान आते हैं, तो जनता के मन में वही कन्फ्यूजन रहता है। इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। एक कन्फ्यूजन मेरा रह गया, 1 घंटे की चर्चा में भी नहीं निकल पाया, जिसमें वो शादीशुदा महिलाएँ, लड़कियाँ बड़े परेशान हैं। उनको उनका कहना है कि भैया हमारा नाम इधर था, वोट उधर हो गया, अब उनमें आगे क्या होगा? चुनाव आयोग कैसे काम करेगा? कैसे काम कर रहा है? सरकार क्या रणनीति बना रही है? वो मसला रह गया। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों ने मुझे वक़्त दिया, जोशी जी, राणा जी और मनोज रावत जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अभी तो प्री एसआईआर चल रहा है, फिर भी हंगामा शुरू हुआ है। मतलब देखिए कैसे ये चिंगारी-चिंगारी थोड़ा शोरों में तब्दील होती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। बोले भैया जनगणना करा रहे थे, एसआईआर के चक्कर में क्यों पड़ गए? लेकिन ये कहते हैं कि एसआईआर ही कराएँगे, जनगणना नहीं कराएँगे। जनगणना और आर्थिक सर्वे होगा ही नहीं, जिससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं बल। लेकिन आप क्या सोचते हैं अपने प्रदेश में एसआईआर को लेकर, प्री एसआईआर को लेकर, ये सवालों को लेकर? आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा और साथ ही चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।